नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी है पैनी नजर। हम सिर्फ खबरों पर बात नहीं करते, हम खबरों के पीछे की खबर पर बात करते हैं, विश्लेषणों पर बात करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अनीता चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। नमस्ते। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष वत्स जी, जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। बिहार में जैसे कि हम जानते ही हैं, आज गांधी सेतु का उद्घाटन है और अब से कुछ ही देर बाद वो जो है, मतलब आज दोपहर के बाद से खुल गया होगा, खुल जाएगा वाहनों के लिए। और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की, अगर गिनाना चाहे वो तो, क्योंकि बिहार की 5 करोड़ जनता को वो प्रभावित करता है। बिहार पटना को जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। खबरों की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मनीष जी से, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर पर आज क्या चल रहा है? जी, सोशल मीडिया पे कल से ही सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा, जो उनका आत्महत्या का मुद्दा है, वो छाया हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने जो मामला रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, उसके बाद बिहार पुलिस छानबीन के लिए मुंबई गई हुई है और कहा जा रहा है कि मुंबई में उनको अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा महाराष्ट्र सरकार से, मुंबई पुलिस से। तो इस पे ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में भी है, ट्वीट्स भी इस पे बहुत सारे हुए हैं। चिराग पासवान ने भी ट्वीट करके लिखा है कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच करने, मतलब अच्छे से जांच हो, इसके लिए बात की है। मुख्यमंत्री ने उनको, उद्धव ठाकरे ने उनको आश्वासन दिया है कि जो भी जांच होगा वो ठीक से होगा, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस पर सीबीआई जांच की मांग की है। तो इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी हमला किया है। उनका ट्वीट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विद्यालयों से विद्या को ही गायब कर दिया है। बिहार में एक न्यायप्रिय संवेदनशील व्यक्ति यही कहता है कि नीतीश जी ने शिक्षा की गुणवत्ता को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार ने शिक्षा की गुणवत्ता को समाप्त कर 15 वर्षों से बिहार की 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है। नीतीश कुमार जी हालांकि बहुत दिनों से सामने नहीं आ रहे थे। तेजस्वी यादव बार बार आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार कई मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, जनता से मिल नहीं रहे हैं, इतने बाढ़ और कोरोना जैसे गंभीर मुद्दों पर वो जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। तो कल वो शायद सामने आए हैं, कल वो सामने आए हैं। उन्होंने कल 124 पुलिस भवनों का उद्घाटन किया है और उसके बाद उनका ट्वीट भी आया उद्घाटन के बाद, जो उन्होंने भाषण में, कुछ उद्घाटन के दौरान भाषण दिया था, उसका एक क्रक्स उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राज्य में कानून का राज कायम किया गया है, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसको उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गर्भाशय घोटाले का आरोप लगाया है, बिहार सरकार पे गर्भाशय घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि याद करो इस निर्दयी सुशासन सरकार का गर्भाशय घोटाला, इन दरिंदों ने को भी नहीं छोड़ा। क्या ऐसे अमानवीय लोगों को सत्ता में रहने का हक है? गौरतलब है कि 2012 में मीडिया के माध्यम से इस घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसमें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा का फायदा लेने के लिए कुछ संस्थानों ने महिलाओं का गर्भाशय उनकी सहमति के बिना निकाल लिया। चलिए, बहुत लंबे समय से विपक्ष जिस बात की इंतजार कर रहा था, और हम भी कल चर्चा कर रहे थे कि आज नीतीश गांधी सेतु के उद्घाटन के समय बाहर आएंगे, लेकिन वो एक दिन पहले ही बाहर आए और शायद विपक्ष का मुंह थोड़ा सा बंद हुआ। राजनीति पर जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमने पीछे भी कई बार इस विषय को लिया है कि सुशांत सिंह राजपूत आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा हो सकते हैं। ये एक अपने आप में सवाल है, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकल रहा है, वक्त बढ़ रहा है आगे, तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को एक मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही
शेखर सुमन ने पूरा सुशांत सिंह राजपूत पर एक जी को बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया। उधर कंगना रनौत लगी हुई है, नेपोटिज्म के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं। और अब जिस प्रकार से बिहार सरकार ने, जबकि ये उसके दायरे में नहीं आता, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच के लिए कहना, फिर भी वो अब अपनी ओर से प्रयास कर रही है कि इस मुद्दे पर वो कुछ सेंसिटिव दिखाई दे रही है। और ये पुलिस को भेजना, महाराष्ट्र मुंबई भेजना, ये इसी का कहीं ना कहीं द्योतक है। रवि जी, आपको लग रहा है कि ना चाहते हो भी जाने अनजाने सुशांत सिंह राजपूत एक मुद्दा बन पाएंगे बिहार चुनाव में? देखिए अतुल जी, सुशांत सिंह राजपूत ग्लैमर की दुनिया के उभरते हुए सितारे थे, और इस पूरे केस में असल में जो हमारा मीडिया है, चाहे वो अखबार हो या टेलीविजन न्यूज़ चैनल हो या फिर सोशल मीडिया हो, इस पूरे केस में ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो सुर्खियों में छाए रह सकते हैं। एक उभरता हुआ सितारा, बिहार का रहने वाला मूल निवासी, मुंबई में भाई भतीजावाद का शिकार, बहुत ग्लैमर की दुनिया, चकाचौंध की दुनिया से जुड़ा हुआ, और आत्महत्या या हत्या जैसा एक क्राइम से जुड़ा हुआ जो एक विषय है, वो आमतौर पे टीआरपी बटोरने के लिए बहुत अच्छा साधन बन जाया करता है। अतीत में भी हमने देखा है कि जब कभी इस तरीके के सितारे के साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है या वो खुदकुशी करते हैं, तो मीडिया पर काफी जरूरत से ज्यादा उसको तवज्जो दी जाती है। तो फिलहाल तो ये टीआरपी बटोरने का गेम मुझे ज्यादा लग रहा है, और इसमें चुनावी मुद्दा कितना बनेगा, पॉलिटिकली ये कितना वहाँ बिहार चुनाव को अफेक्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। असल में बिहार सरकार इसलिए इस मुद्दे को तूल दे रही है कि नेपोटिज्म का जो एक एंगल है, तो वो आरजेडी के ऊपर भी लागू होता है। लालू के बाद राबड़ी के बाद तेजस्वी, और तेजस्वी के जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, तो नेपोटिज्म वाला जो इशू है उसको वहां भुनाने की थोड़ी जेडीयू और बीजेपी प्रयास जरूर करेंगे। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे टेक्निकलिटीज में भी ये मामला फंसा हुआ है। असल में मुंबई पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मृत्यु के बाद, तो वहां मुंबई में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, और सीआरपीसी और आईपीसी, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो व्यवस्था है, उसमें एफआईआर का होना किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो मुंबई पुलिस ने कोई, चूंकि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, इसलिए सुशांत सिंह के पिता ने बिहार में एक एफआईआर दर्ज किया गया है। और अब टेक्निकल मामलों के जानकार जो हैं, उनकी बातें मैंने सुनी है, खुद मेरे घर में जज भी हैं, वकील भी हैं, तो हमने आपस में भी इस मसले पर बातें की हैं। तो लोगों का ये मानना है कि ये जो बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है, ये जीरो एफआईआर होनी चाहिए। जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि वो स्टेट, चूंकि क्राइम मुंबई में हुआ है, तो बिहार में एफआईआर दर्ज होना टेक्निकली सही नहीं है। लिहाजा ये एफआईआर जो बिहार में दर्ज हुई है, इसका ट्रांसफर संबंधित मुंबई का जो थाना है वहां पर इन्हें करना पड़ेगा। और जहां तक सीबीआई जांच की मांग की बात है, तो ये थोड़ा सा अगेन टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें बिहार सरकार सीबीआई जांच की मांग कर सकती है या नहीं कर सकती। महाराष्ट्र सरकार ने तो मना कर दिया है कि भाई हमारी जो पुलिस है वो सक्षम है, लेकिन बिहार सरकार की जो एक्टिविटी है इस मामले में, अगर एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी तो मुकदमा क्या होगा? फिर वो बयान किस प्रक्रिया के तहत दर्ज किए जा रहे हैं? उन बयानों के आधार पर क्या कोई चार्जशीट बनेगी या कोई एडवाइजरी जारी होगी? तो एडवाइजरी अगर जारी होनी है, सामाजिक पड़ताल अगर होनी है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। मेरी जो जानकारी है उसमें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर भी काफी कानूनी जंग लड़ी है, वो अब सक्रिय हुए हैं और उन्होंने पीएमओ को एक चिट्ठी लिख करके 26 ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिनके आधार पर वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मसलन उन्होंने कहा है कि अगर फांसी हैंगिंग थी तो जीभ बाहर क्यों नहीं निकली हुई थी?
आंखें बाहर क्यों नहीं थी, बहुत सारे ऐसे 26 पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं। तो अब पॉलिटिकली हमें लग रहा है कि बिहार और महाराष्ट्र से निकल के सुशांत सिंह राजपूत की ये जो कथित आत्महत्या का जो मसला है, इसमें केंद्रीय नेता भी बीजेपी के अब दिलचस्पी लेने लगे हैं। तो देखिए अब आगे आगे क्या होता है। फिलहाल तो टीआरपी गेम है, चुनावी मुद्दा कितना बनता है बिहार के लिए, ये देखने वाली बात है। जी, बिहार में बाढ़ और कोरोना के बीच में सुशांत सिंह राजपूत इसलिए भी मुद्दा बने हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुंबई पुलिस उस केस को डील कर रही है और जिस तरीके से उसने भी बड़ी जल्दी में सब चीजें रफा दफा करने की कोशिश की है, अब ये जानबूझ के किया गया है या एक सामान्य प्रक्रिया थी पुलिस जांच की, कि जिस तरीके से जो सवाल सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ वकील ने जो बहुत तजुर्बेकार हैं और जिन 26 पॉइंट्स को उन्होंने उठाया है, उनके जवाब तो पुलिस को देने ही पड़ेंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी ने कमर कस ली है इस विषय में। अनीता जी, कोरोना का मामला चल ही रहा है, बाढ़ चली रही है और इसमें आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। बिहार की जनता के लिए राहत कहीं से मिलती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि विपक्ष सरकार पर आरोप तो लगा रहा है, लेकिन उस आरोप के दायरे में खुद भी वो फंसा हुआ, क्योंकि वो खुद भी कुछ काम उतना नहीं कर पा रहा जितना सक्रिय रूप से उसको भी करते हुए दिखना चाहिए था। हालांकि उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक विपक्ष होने के कारण उसकी जवाबदेही तो बनती है। नीतीश पर उंगलियां उठाने वाले खुद भी लापता रहे हैं, वो कहाँ रहे हैं, ये सवाल भी उठता है। कोरोना और बाढ़ एक अहम मुद्दा रहेगा बिहार चुनाव में, ऐसा दिखाई दे रहा है। और वहीं कुछ जो छोटे मोटे विकास के कार्य हैं उनको भी सरकार अपने खाते में गिनने का प्रयास करेगी। नीतीश बाहर निकले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार अभी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनकी खुद की सहयोगी पार्टी भी उन पे हमला कर रही है और विपक्ष तो करेगी ही, विपक्ष का काम ही है कि सत्ता पक्ष से सवाल करे, उन पे उनकी जवाबदेही तय करे और जनता में के पास जो काम नहीं पहुंच रहा है उसके लिए उनके ऊपर सवालों का जो की बरसात है वो करती रहे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनकी जो सहयोगी पार्टी एलजेपी है वो भी लगातार हमलावर हो रही है। एक तरफ जहाँ पे हम देखें कि तेजस्वी यादव लगातार उनको कोरोना और हेल्थ सेक्टर को और आपदा को लेकर के, महामारी और आपदा दोनों को लेकर के वो लगातार नीतीश कुमार पे सवालों के बौछार कर रहे हैं, हमलावर हैं। वहीं चिराग पासवान भी इस दौर में पीछे नहीं रह रहे हैं। चिराग पासवान बार बार नीतीश कुमार से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो बाढ़ आई और जो राहत सामग्री आपको वितरण करना था उसको लेकर के आपने क्या काम, बकायदा एक चिट्ठी लिखी है चिराग पासवान ने पूछा है कि आप बाढ़ जो आपदा आई उसमें राहत कार्य में आपने क्या क्या किया। जो एलजेपी के वहां पे बिहार प्रेसिडेंट है प्रिंस राज, उन्होंने भी कहा है कि जो दवाइयां वितरित की जा रही हैं, जो राहत कार्य किए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। जो पॉलिथीन शीट लोगों को बचने के लिए वितरण किया गया है वो भी इतनी खराब क्वालिटी की है कि उनके पास वो उनके बचाव के लिए काम नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने डिमांड किया है कि आखिर क्यों इस आपदा के समय में जब इतना बाढ़ इस कदर आया तो राज्य सरकार ने क्यों नहीं एक वाटरप्रूफ जो टेंट है वो बनवाया, कम्युनिटी किचन की शुरुआत की, दवाइयों का वितरण किया, ये सारा कुछ क्यों नहीं हुआ है। तो ये सारे सवाल पूछे गए हैं। इधर आपको बता दूं कि कोरोना को लेकर के मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक पीआईएल दाखिल की गई है वहां पे आदित्य जलान है, एक बिजनेसमैन है जिन्होंने एक पीआईएल दाखिल की है और पूछा है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि क्योंकि राज्य सरकार जो है महामारी को कंट्रोल करने में वो सक्षम नहीं है, बिहार की हेल्थ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या हेल्थ सेक्टर की बात करें वो पहले से ही ध्वस्त थी और कोरोना ने उसको बुरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है। ऐसे में मेरी दरख्वास्त है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सुविधा को बिहार को की अपने अंडर ले और कोरोना महामारी पे अपनी निगरानी में वहां पे सारी चीजों को की सुविधाओं को और जो जिम्मेदारी है वो तय करे। देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से आता है, पीआईएल उनकी एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है। अगर एक्सेप्ट होती है तो किसको किसको नोटिस जाता है, इस नोटिस में क्या क्या जवाब दिए जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दूं कि चुनाव के समय में अगर ये पीआईएल दाखिल की गई है
तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि केंद्र के पास ये जो अगर सुविधा जाती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे केंद्र की डायरेक्ट जो पहुंच रहेगी। अभी तक जो अनाज वितरण था वो केंद्र की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अब जब स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयां, कोरोना के लिए जो सेंटर्स बनने हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनने हैं, जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज देनी है, वेंटिलेटर देना है, ये सारी चीजें अगर केंद्र की तरफ से मुहैया करवाई जाएंगी तो इसका फायदा जाहिर सी बात है केंद्र को मिलेगा, नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा। इस बीच में नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि 2005 में भी जब हम आए थे तो हमने क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। हमारा यही लक्ष्य रहेगा। वो कुछ पुलिस भवन का 124 पुलिस भवन का आज वर्चुअल इनॉग्रेशन कर रहे थे, उसमें उन्होंने साफ किया कि लोग हमारे ऊपर बोलते रहे, ट्विटर पे राजनीति कर रहे हैं। मैं ट्विटर पे राजनीति नहीं करूंगा, मैं सोशल मीडिया पे राजनीति नहीं करूंगा, मैं अपना काम करूंगा। और एक बात तय है कि लोगों को चाहे जो जितना बोलना है बोलना है। हमारा लक्ष्य यही है कि हम क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म की बात अगर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो उनके मुस्लिम वोटर्स हैं उनको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं और बोलते हैं कम्युनलिज्म के साथ मैं कोई भी समझौता नहीं करूंगा। क्राइम अगर बोलते हैं, करप्शन बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो लालू यादव को टारगेट करते हैं। रवि सर से भी सुनना चाहूंगी। रवि सर, आप भी बताइए क्या बताना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने अनीता कही है। तो ये कहीं ये 2-3 महीने का जो वक्फा है चुनाव से पहले का, कहीं एनडीए के समीकरण बहुत उलझते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? कम्युनलिज्म की बात करना, प्रायोरिटी पे करना, तो कहीं बीजेपी के जो तेवर इस समय कड़े हैं, तो क्या ये संकेत लिया जा सकता है कि बीजेपी इस बार अकेले भी लड़ने की दिशा में विचार कर सकती है और नीतीश ये भांप पा रहे हों? जी सर, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो इस बार, क्योंकि स्पेस बना हुआ है 15 साल का जो एंटी कैंपेन उनके खिलाफ जो जनता की भावनाएं हैं, जो विपक्ष हमलावर हो रही है और इस आपदा और महामारी में वो थोड़ा पीछे नजर आए, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये असंतोष की भावना आई, तो स्पेस बना है। उसमें चिराग पासवान भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर सी बात है अगर स्पेस बनेगा तो बीजेपी की यही कोशिश रहेगी कि विपक्ष के किसी भी नेता को वहां पे घुसने से पहले वो अपनी जगह अपने पर फैलाए, अपने हाथ पांव फैलाए, ताकि जो भी जगह बन रही है, जो भी स्पेस क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उस पे एनडीए के घटक दलों में से बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता रहे। और साथ ही ये भी तय है कि जो सीटों का बंटवारा होगा, जैसे जैसे नीतीश कुमार पे दबाव बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं निगोशिएशन लेवल पे आके नीतीश कुमार पीछे पड़ते जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको छोड़ने के मूड में भी नहीं नजर आ रहे हैं। जी, ये देखना वाकई एक बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो समीकरण बन रहे हैं, जिस प्रकार से एलजेपी जो एनडीए का एक प्रमुख घटक है और जो पिछला चुनाव मिलकर लड़ा था विधानसभा का उनके साथ, वो कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता तलाश रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार जिस प्रकार से कोरोना काल में लापता रहे हैं, उसकी एक नेगेटिविटी जनता के मन में है कहीं ना कहीं, और जिसको विपक्ष उभार देने का कोशिश कर रहा है। और मोदी को लेकर, और बिल्कुल सही बात अनीता जी और रवि जी आपने उठाई कि जो कम्युनिज्म की बात हो रही है, एक जो मुस्लिम समीकरण को साधने की बात है, बीजेपी अब निर्णायक लड़ाई में है। और एक बात तय है, इस देश का मुसलमान उसको वोट नहीं दे रहा और नहीं देने वाला है। चाहे वो 3 तलाक ले आए, चाहे वो 370 खत्म कर दें, और एनआरसी सीए इसके विरोध में भी, और देखने में ही आया है कि मुसलमान उसको वोट करने नहीं जा रहा है। और नीतीश का ये बयान कि हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़े इशारा, बहुत बड़ी बात की ओर इशारा करता है। इसको समझना चाहिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं नीतीश के मन में भी कुछ चल रहा हो कि अगर आगे चलकर उन्हें अकेले लड़ना पड़ा तो वो उसकी पूर्व में तैयारी करेंगे और कर रहे हैं। अनीता, एक विषय ये भी बीच में आ रहा है कि जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी, प्रवासी लोग वापस पहुंचे हैं, महिलाओं की जो स्थिति है, महिला वोटरों की भी एक अपनी स्थिति अलग बनेगी। लेकिन
अभी देखने में आ रहा है कि जो प्रवासी वहां पहुंचे थे वो वापसी वहां से छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि सरकार जो उन्हें रोकना चाह रही थी वो इन हालात में वहां रुक नहीं रहे हैं। तो क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या बिहार में? देखिए, जो लोग जा रहे हैं वो बहुत ही कम कम, उनकी संख्या बहुत कम है, और जो जा रहे होंगे वो जाहिर सी बात है वहां के वोटर उनका वोटर कार्ड जो है अपना ट्रांसफर करवा चुके होंगे, क्योंकि जो वोटर वहां गया है वो अभी नहीं आएगा। बिहार के लोगों में वो पर्पसली वो जाते ही इस वक्त में थे कि हम जाएं, रक्षाबंधन पे जाएंगे या नवरात्रि में हम वहां पे जाएंगे और वोट देते हुए छठ मनाते हुए हम आएंगे। ये एक जो अंदर की फीलिंग होती है वो उसको वो चाह के भी बाहर नहीं, जो छठ जो है वो अपने घर में मनाना है उसको भूल नहीं पाया। हालांकि इस बार शायद उस तरह से कॉमन एरिया में छठ नहीं मनाया जाएगा, घाट पे लोगों को जाने के लिए मुश्किल रहेगी, लेकिन अपने अपने घरों में जो लोग छठ मनाते हैं वो बिना ब्रेक के छठ का वो व्रत रखना चाहते हैं कि उसमें कोई भी गैप नहीं आया, साल दर साल ये चलता रहे, जब तक जो घर की बुजुर्ग होती हैं महिलाएं खासकर वो अपने मरते दम तक इसको नहीं छोड़ना चाहती है। अगर छोड़ती है तो वो किसी को, घर की जो बड़ी महिलाएं होती है या कोई भी महिला को दे के जाती है कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाइएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग आ रहे होंगे वो बहुत कम संख्या उनकी होगी जो आ रहे होंगे, लेकिन वोटर्स जो वहां का है वो नहीं आएगा। और जो प्रवासी मजदूर वहां गए हैं, आपको बता दूं कि वो लालू यादव को वोट देने नहीं गए हैं, वो नीतीश कुमार को वोट देने गए। जी 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 जी। कुछ जो बदलते हुए कुछ समीकरण और कुछ नई बातों पर आज हम लोगों ने बिहार अपडेट में चर्चा की। इस चर्चा में मैं निरंतर आप लोगों से भी निवेदन करता रहता हूं कि अगर आपके पास भी कुछ कहने के लिए है, कुछ बात करने के लिए, तो आप हमें अपनी बात ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है biharupdate@gmail.com, और आप हमें गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार अपडेट के नाम से हमारा मोबाइल ऐप है, आप उसको डाउनलोड करें और उसके माध्यम से भी जुड़े। आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे इस प्रकार बिहार के मुद्दों पर। रवि जी, आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अनीता जी, आपका भी धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का जो हमें देख रहे हैं, आप सबका भी धन्यवाद।